नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 28वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास रहने वाला है, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शिक्षण विधियाँ। और शिक्षण विधियाँ मैंने आप लोगों को ना क्लास क्रमांक 26वां में ना अच्छे से आप लोगों का इसका थ्योरी क्लास पढ़ाया था। और बोला था आप लोगों को, जब थ्योरी पढ़ाया था उसी समय कि मैं आप लोगों को आज से ना 2-3 क्लास लेकर के एक्स्ट्रा आऊँगा बोल करके, ताकि आप लोगों का शिक्षण विधि में जितना भी ना प्रकार के प्रश्न है वो सारी चीज़ बन के आए बोल करके। तो आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक रहेगा ना वो एमसीक्यू सीरीज़ रहेगा शिक्षण विधियों में, जिसे आप लोगों को पढ़ाया था ना कि एनईपी एनसीएफ दोनों के बारे में। तो इसी से रिलेटेड आप सभी लोगों का ये क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले ना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेने की कोशिश करना है और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इन 20 प्रश्नों में आप लोगों का कितना प्रश्न सही होता है एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे को भी पता चल सके कि आप लोग ना कितना नंबर अचीव कर पा रहे हो। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़ते हैं। बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह परिभाषा है। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी मोर्से एवं बिंगो, ऑप्शन सी क्रो एवं क्रो, या ऑप्शन डी गैरिसन एवं अन्य। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए स्किनर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। तो यह परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा है ना वो स्किनर महोदय का है, ये आप लोगों को याद रखना है। और चाहो ना तो अपने शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को नोट करके भी रख लेना है इस प्रकार की जो परिभाषा है उनको, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो हिंदी का क्लास है ना वो भी आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों का जो हिंदी का क्लास है वो मेरा एक और चैनल धीवर एकेडमी पर आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग जा करके सर्च करके ना आप लोग इंग्लिश का भी क्लास आप लोग ले लीजिएगा, ताकि आप लोगों का बेहतरीन तरीके से तैयारी हो पाए। तो चलिए ज़्यादा देर अब ना करते हुए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाले कुल समय है। ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 40 मिनट, ऑप्शन सी 36 मिनट, या ऑप्शन डी 45 मिनट। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 36 मिनट करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाले कुल समय है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है ना वो एक टीचर जो होता है ना उनके सीखने का जो तरीका होता है ना वो होता है, उसका प्रोसेस होता है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो एक शिक्षण विधियाँ बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होता है ना वो विभिन्न प्रकार की जितने भी जो मॉडल वगैरह होते हैं, जो तैयारी करते हैं ना, उन सारी चीज़ों को ना अलग अलग स्टेप में ना बांट करके रखते हैं। कैसे? और ये जो अलग अलग स्टेप में बांटे हैं ना वो टोटल 36 मिनट का होता है। और कैसे बांटे हैं, अलग अलग अवधि में अलग अलग समय अनुसार, ये बताऊँ ना। तो सबसे पहले शिक्षण मतलब जब पढ़ाने का कार्य करेगा ना वो 6 मिनट का होगा। मतलब शिक्षण जो खुद के लिए पढ़ने के लिए जी ना, तो वो 6 मिनट का होगा। उसके अलावा प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक जो होगा वो भी 6 मिनट का होगा। उसके अलावा पुनः पाठ योजना जब बनाएगा ना तो वो 12 मिनट का होगा। उसके अलावा पुनः शिक्षण मतलब दोबारा पढ़ाएगा वो 6 मिनट का होगा। उसके अलावा पुनः प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, तो वो भी पुनः 6 मिनट का होगा। तो वो जो ट्रेनिंग में अपना उपयोग करते हैं ना, जो सीखने में उपयोग करते हैं एक जो शिक्षक होता है ना, तो वो 36 मिनट का होता है। इसमें छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जोड़ना चाहो ना तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 और 12 कितना होगा, 36 हो जाएगा। तो टोटल 36 मिनट का ना जो सूक्ष्म शिक्षण है ना वो होता है, ठीक है। और ये जो सूक्ष्म शिक्षण है वो शिक्षकों के लिए होता है, स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। शिक्षण विधि है ये जो सूक्ष्म शिक्षण है वो, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। प्रतिभाशाली छात्र है। ऑप्शन ए उसकी ज़रूरतों के प्रति मुखर नहीं, ऑप्शन बी अपने निर्णयों में स्वतंत्र, ऑप्शन सी शिक्षकों से स्वतंत्र, या ऑप्शन डी अंतर्मुखी स्वभाव। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अपने निर्णय में स्वतंत्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रतिभाशाली छात्र हैं, तो एक जो प्रतिभाशाली छात्र है ना वे स्वतंत्र पूर्ण विचार करते हैं, ये आप लोगों को याद रखना, मतलब अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं। उसके अलावा नई जानकारियों को ना आसानी से सीखने में सक्षम होता है। उसके अलावा महान बौद्धिक जिज्ञासा प्रदर्शन करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ना उसमें जिज्ञासा बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ऐसे बालक जो है वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। ईसीसी प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में मदद करे। ऑप्शन बी अधिक अध्ययन सामग्री को जल्दी से याद करने में मदद करे। ऑप्शन सी याद रखने के कौशल विकसित करने में मदद करे, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीसीई प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो सीसीई प्रकार के जो मूल्यांकन है वो क्या है आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो उससे पहले आप लोगों को सीसीई क्या है उसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो सीसीई का जो फुल फॉर्म होता है वो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन है। क्या? तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन ईसीसी का फुल फॉर्म है। और अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ ना तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। क्या? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को सीसीई कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, अगर फर्स्ट को पढ़ोगे ना तो इसमें क्या बोला है, अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में मदद करता है। तो कोई भी मूल्यांकन प्रणाली रटने को जोर नहीं देता, याद करने को जोर नहीं देता है। ठीक है, समझने को जोर देता है। तो याद करना निगेटिविटी को दर्शाता है। ठीक है, और इसमें निगेटिव प्रश्न पूछा ही नहीं गया है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी को देखो, अधिक अध्ययन सामग्री को जल्दी याद करना, तो इसमें भी याद करने वाली बात बोला है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। उसके अलावा सी को देखो, इसमें भी ना याद करने वाली बात क्या गया है, याद रखने के कौशल को विकसित करना, तो रटने के कौशल को थोड़ी विकसित कराया जाता है। जी हाँ, और सीसीई मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन का जो मतलब होता है ना वो छात्र को ना समय समय पर ना सतत उनका मूल्यांकन किया जाता है, ताकि किस प्रकार से बच्चों में कमी है और किस प्रकार से बच्चे सीख रहे हैं और क्या उसमें सुधार किया जाता है। तो इसीलिए ना ये जो सीसीई का जो मूल्यांकन है ना वो किया जाता है, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वो किया जाता है। ठीक है, और इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन ना निगेटिव को दर्शाता है, तो निगेटिव प्रश्न नहीं पूछा है तो निगेटिव आंसर कैसे ले लेंगे जी हम, हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए छात्रों का मानसिक विकास, ऑप्शन बी छात्रों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी शिक्षण संस्थानों का विकास, या ऑप्शन डी छात्रों का व्यावसायिक विकास। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी छात्रों का सर्वांगीण विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर खाली स्थान से संबंधित होता है। तो सह पाठ्यक्रम जो गतिविधियां ना वो छात्रों के सर्वांगीण विकास पर आधारित होता है। और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां क्या होता है ये बताऊँ ना, तो आप लोगों को जब कक्षा में ना पढ़ाया जाता है ना कोई भी टॉपिक कोई भी विषय ना, तो उस पढ़ाने के साथ साथ ना जो अन्य गतिविधि किया जाता है क्लासरूम में या क्लास के बाहर जो अलग अलग एक्टिविटी किया जाता है ना, तो वो सारे जो गतिविधि है वो सह पाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है, सह पाठ्यक्रम गतिविधि कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब खेल के माध्यम से स्टडी भी कराया जाएगा और खेल कूद भी कराया जाएगा और आप लोगों का टेस्ट वगैरह भी लिया जाएगा, तो ये सारा चीज़ सर्वांगीण विकास में ना जोड़ देंगे। जी हाँ, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में 47 अंक मिला है। यह अंक सीसीई योजना के तहत इस ग्रेड में संगीतबद्ध होगा। ऑप्शन ए B2, ऑप्शन बी C1, ऑप्शन सी C2, या ऑप्शन डी B1। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप, फिर विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा मैं।
तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर C2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिला। यह अंक CCE योजना के तहत किस ग्रेड में संगीतबद्ध होगा? तो ये C2 में संगीतबद्ध हो जाएगा, मतलब C2 उसको ग्रेड दिया जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, चाहो तो नोट कर लीजिए या याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर एक जो छात्र है वो 90 से लेकर के अगर 100 के बीच अगर कि उनका नंबर आता है ना तो उसे ए ग्रेड दिया जाएगा। क्या? तो ए ग्रेड दिया जाएगा, A1 ग्रेड, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा 90 से लेकर के अगर 81 के बीच उसका नंबर आएगा ना तो उसको ना A2 ग्रेड दिया जाएगा। क्या? तो A2 ग्रेड उसको दिया जाएगा। उसके अलावा ना 80 से लेकर कितना, तो 80 से लेकर ना उसका जो नंबर है वो 71 के बीच आएगा ना तो उसको कौन सा ग्रेड दिया जाएगा? B1 ग्रेड दिया जाएगा। क्या? तो B1 ग्रेड दिया जाएगा, 80 से 70 के बीच आएगा तो। उसके अलावा 70 नंबर से लेकर के ना उसका जो मार्क्स है वो अगर कि 61 नंबर के बीच आएगा ना तो उनको ना B2 ग्रेड दिया जाएगा। क्या? तो उनको B2 ग्रेड दिया जाएगा, 70 से 61 के बीच आएगा तो। उसके अलावा ना उसका जो अगर मार्क्स जो है ना, एक जो बालक है उसका 60 नंबर से लेकर के ना अगर उनका 51 के बीच आएगा, कितना, तो 60 से लेकर के 51 के बीच आएगा ना तो उसको C1 ग्रेड दिया जाएगा। और उसके अलावा 50 नंबर से लेकर के 41 नंबर के बीच उसका नंबर आएगा ना तो C2 ग्रेड उसको दिया जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? और इसमें कितना नंबर बोला है? 47 नंबर। तो 47 नंबर किसके बीच आ जाएगा जी? C2 ग्रेड के बीच मनाया जाएगा। अभी आप लोगों को समझ में आ रहे हैं ना? तो चाहो तो ये ग्रेड को लिख सकते हो, नोट करके रख सकते हो आप लोग, ठीक है। और ये जो CCE का फुल फॉर्म आप लोगों को तो अभी जस्ट बताया ना, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवोल्यूशन बताया था ना आप लोगों को, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, ऑप्शन बी विद्यार्थी के मध्य सामंजस्य की समस्या, ऑप्शन सी अध्यापक में कुंठा या ऑप्शन डी सीखने की समृद्ध संसाधन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सीखने के समृद्ध संसाधन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। तो मान करके चलो एक जो कक्षा है उसमें अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाला विद्यार्थी रहता है। मान लो एक छत्तीसगढ़ी बोलता है, दूसरा हिंदी बोलता है, तीसरा अंग्रेजी बोलता है, चौथा मराठी और पाँचवा गुजराती बोल लेता है। तो ये पाँचों प्रकार के जो स्टूडेंट है वो एक कक्षा में हैं। तो जब पाँचों प्रकार के जो स्टूडेंट होगा वो एक दूसरे से अपने लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करेगा, मुझको तू सिखा, तुमको मैं सिखाता हूँ, ऐसे करके बोलेगा तो ये पाँचों के पाँचों 5 लैंग्वेज जान जाएंगे कि नहीं। तो ये सीखने का एक समृद्ध संसाधन के रूप में देखा जाएगा ना ये। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। तो किस प्रकार की भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए जिस पर जनसाधारण का अधिपत्य हो, ऑप्शन बी जो समृद्ध हो, ऑप्शन सी जो नौकरी के लिए उपयोगी हो या ऑप्शन डी जिससे अच्छा वातावरण बन सके। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिस पर जनसाधारण का अधिपत्य हो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। तो किस प्रकार की भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाओगे? जिस पर जनसाधारण का अधिपत्य हो, मतलब ना जितने भी जनता है सारे के सारे जो जनता है उस भाषा को बोल ले, तो ऐसी भाषा का शिक्षा का माध्यम ना बनाओगे जी। हाँ, क्योंकि अलग अलग समुदाय के अलग अलग जाति अलग अलग वंश के जो बच्चे हैं वो आते हैं ना कक्षा में, तो जनसाधारण भाषा को ही ना आप लोग शिक्षा का माध्यम बनाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए भ्रमण के समय वे मनोरंजन करते हैं, ऑप्शन बी इससे वे आनंदित होते हैं, ऑप्शन सी भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते या ऑप्शन डी भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चे को भ्रमण पर ले जाना चाहिए, क्योंकि तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में ना प्रत्येक साल में ना एक बार ना भ्रमण पर ले जाया जाता है, जिसे शैक्षणिक भ्रमण कहते हैं। और ये जो भ्रमण कराने का जो मकसद होता है ना, क्योंकि उन लोगों को ना जो पुस्तक में पढ़ाया जाता है कुछ ऐसे ऐतिहासिक जगह पर ले जाया जाता है, क्योंकि जब वे लोग ना पुस्तक में पढ़े होते हैं और पुस्तक में पढ़ने के बाद जब उसको वास्तविकता में दिखाया जाता है ना कि ये इस प्रकार से था बोल करके, तो उसको भ्रमण से क्या होगा, अधिक चीज़ सीखने को मिलेगा ना। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और जब हम लोग डीएलएड कर रहे थे ना तो 2 साल हम लोग को भी ना शैक्षणिक भ्रमण पे ले गए थे। एक बार हम लोगों को ना कवर्धा ले गए थे, शक्कर कारखाना, उसमें कारखाना में कैसे शक्कर बनाता था वैसे देखने को मिला हम लोगों को, तो ये सीखा। दूसरा बार हम लोगों को भोरमदेव ले गया था कि भोरमदेव किस प्रकार से बना है, कैसा मंदिर है, ईंटों से बना हुआ, इसको हम लोगों को दिखाया था। तो हम लोगों ने भी सीखा ना, तो इसी प्रकार से बच्चों को भी लेकर के जाया जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए अनुभव द्वारा सीखना, ऑप्शन बी शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में, ऑप्शन सी समस्या समाधान, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो प्रोजेक्ट विधि से संबंधित जो कथन है ना वो अनुभव द्वारा सीखना भी सही हो जाएगा, शिक्षक को एक सुविधादाता के रूप में देखा जाता है ये भी सही हो जाएगा, और समस्या समाधान के रूप में तो ये भी सही हो जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट विधि है ना उसके बारे में बताओ ना, तो प्रोजेक्ट विधि के जो जनक है ना वो किलपैक्ट्रम है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि कौन दिया था? तो किलपैक्ट्रम ने दिया था, ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यान से पढ़िए। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए पढ़ने की उत्सुकता, ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी विषयों के ज्ञान में दक्षता, या ऑप्शन डी शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 31 को पढ़िए। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उच्च प्राथमिक बोला है जी, 6वीं से 8वीं वाला जो बेस होता है ना उसमें, तो उसमें क्या होना चाहिए, शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान में दक्षता होना चाहिए एक जो शिक्षक है उसको। और शिक्षण पद्धति कहने का मतलब यह है कि एक जो शिक्षक है ना उसको किस प्रकार से पढ़ाना है ना, ये उसका ज्ञान होना चाहिए अच्छे से, ताकि बच्चे जो है ना वो सरल से सरल तरीके से एक बार जब पढ़ाए तो एक ही बार में अच्छे से सीख जाए। तो इस प्रकार की जो ना सबसे अच्छी जो दक्षता है शिक्षक में ना उसकी विशेषता ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। ये प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यान से पढ़िएगा और आप लोगों के लिए कूट प्रश्न है। ठीक है, बालकों के वर्गीकरण और उसके प्रमुख लक्षण जोड़े बताइए। तो इसमें बालकों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है और उसके प्रमुख लक्षण बताए हैं। तो आप लोगों को पहले पढ़ना है, उसके बाद फिर आप लोगों को आंसर देना अच्छे से। ठीक है, सबसे पहला ए प्रभावशाली, बी रचनात्मक, सी पिछड़े हुए, डी अधिगम अयोग्य, और ई मानसिक रूप से मंद। उसके अलावा प्रमुख लक्षण दिया उसको पढ़िए। पहला निम्न बुद्धि वाला, दूसरा समस्यावाचक, तीसरा औसत से पीछे, चौथा आविष्कारक और पांचवा उच्च बुद्धि वाले। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें देखो बालकों का वर्गीकरण दिया और प्रमुख लक्षण दिया है, तो इसको आपस में क्या करना है, मिलाना है आप लोगों को। तो सबसे पहला एक को देखो प्रतिभाशाली, तो एक जो प्रतिभाशाली बालक है ना वो उच्च बुद्धि वाला ना होगा, जी हाँ। उसके अलावा बी को देखो रचनात्मक, तो रचनात्मक जो आएगा वो आविष्कारक आ जाएगा। जो रचनात्मक जो विद्यार्थी रहेगा, जो रचनात्मक जो व्यक्ति रहेगा वो कुछ ना कुछ आविष्कार ही ना करेगा। उसके अलावा सी को देखो पिछड़े हुए, तो पिछड़े हुए जो बालक होगा या जो लोग होगा वो औसत से पीछे रहेगा हमेशा। उसके अलावा डी देखो अधिगम अयोग्य, तो अधिगम अयोग्य का जो मतलब होगा ना वो समस्यावाचक हो जाएगा, जो पढ़ने लिखने में ना अच्छा नहीं रहेगा, वो समस्या से ही ग्रसित होगा ना। उसके अलावा एक को देखो मानसिक रूप से मंद, तो मानसिक रूप से मंद कौन होगा, निम्न बुद्धि वाला जो बालक है ना वो मानसिक रूप से मंद होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में।
चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ऑप्शन ए कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक, ऑप्शन बी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक, ऑप्शन सी कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा या ऑप्शन डी कक्षा 10वीं तक कोई परीक्षा नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में से किस परीक्षा संबंध में सुधारों को सुझाया गया? तो कक्षा 10वीं की परीक्षा की जो ऐच्छिक है ना तो उसमें सुधारों को दर्शाया गया है। ठीक है, मतलब सुझाया गया है कि कक्षा 10वीं में ना अच्छे से सुधार हो करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, ऑप्शन बी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन सी जोहान पेस्टोलॉजी ने या ऑप्शन डी विंड क्लिंटन ने। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है फ्रेडरिक फ्रोबेल ने करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया गया। तो प्रथम जो किंडरगार्टन है वो फ्रेडरिक फ्रोबेल ने ही शुरुआत किया गया था। जी हाँ, मैंने आप लोगों को ये जो किंडरगार्टन जो है उसको याद रखने के लिए क्या बताया था। किंडरगार्टन को आप लोगों को क्या लेना है, गार्डन लेना है। और गार्डन में क्या रहता है, मेढक रहता है। मेढक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। और फ्रॉग से क्या बना है, फ्रॉग से फ्रोबेल बना है। किंडरगार्टन को क्या बोलेंगे, गार्डन बोलेंगे। गार्डन में क्या रहता है, मेढक रहता है। मेढक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फ्रॉग बोलते हैं। और फ्रॉग से क्या होगा, फ्रोबेल होगा। ऐसे आप लोगों को टेक्निक के माध्यम से बताया था ना, ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा आप लोगों को बोल करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ऐसे याद रखोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे इस प्रकार से अगर प्रश्न में पूछा जाएगा तो। ठीक है, अगर रटोगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन समझोगे ना तो एक बार प्रश्न को देखोगे तो ईजिली याद रहेगा आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को अब ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो? ऑप्शन ए आगमनात्मक, ऑप्शन बी प्रयोगमूलक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो? तो एक जो शिक्षक की उसकी शिक्षण प्रक्रिया है ना वो आगमनात्मक भी होना चाहिए और प्रयोगमूलक भी होना चाहिए। प्रयोगमूलक कहने का मतलब है कि प्रयोग के माध्यम से बच्चों को ना एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनको पढ़ाना चाहिए। और आगमनात्मक कहने का मतलब यह है कि बाल केंद्रित उनका जो शिक्षा है वो होना चाहिए। और आगमनात्मक का अगर आप लोगों को इसका मतलब बताओ ना कि आगमनात्मक क्या होता है, तो आगमनात्मक पद्धति में ना सबसे पहले एक जो शिक्षक है ना वो बच्चों को पहले उदाहरण देता है, उसके बाद फिर ना उस टॉपिक का जो भी सिद्धांत होता है, कायदा कानून नियम होता है ना वो बताते हैं ना, तो उसको आगमनात्मक पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो नॉर्मल आगमनात्मक है उसका मतलब आप लोग ये समझ सकते हो कि वो बाल केंद्रित उसका स्टडी होता है। ठीक है, पढ़ाई जो होता है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इतना ज़्यादा आप लोगों को बताने का मेरा हमेशा मतलब ये रहता है कि आप लोगों को रटना ना पड़े और एक प्रश्न में कितने प्रकार के अगर प्रश्न बन सकते हैं ना तो उन सारी चीज़ों को आप लोगों को समझाना मेरा मकसद रहता है इसमें। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को अब ध्यान से पढ़िए। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं में अंतिम अपेक्षित व्यवस्था तक ले जाया जाता है। ऑप्शन ए बैंकिंग मॉडल, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग मॉडल, ऑप्शन सी रचनावादी मॉडल या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रामिंग मॉडल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरुआत के उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं को अंतिम अपेक्षा व्यवस्था तक ले जाया जाता है, तो ये प्रोग्रामिंग मॉडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है ये आप लोगों को और सरल तरीके से बताऊँ ना तो प्रोग्रामिंग मॉडल का मतलब ये होता है कि एक बच्चे को ना एक मेमोरी की तरह यूज़ किया जाता है जिसमें ना किसी भी प्रकार की सूचना इन्फॉर्मेशन को फीड कर दिया जाता है
है और उसके बाद उसको प्रॉपर ना किसी चीज़ के लिए प्रोग्राम कर दिया जाता है। जैसे एक मेमोरी में प्रोग्राम किया जाता है ना, सेम उसी प्रकार से ये प्रोग्रामिंग मॉडल कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बैंकिंग मॉडल के बारे में बताऊँ ना क्या होता है, तो रटंत पद्धति को बैंकिंग कहते हैं। मतलब बार बार आप लोग उसको क्या करोगे, रट करके अपने जो मेमोरी है उसमें ना आप लोग स्टोर कर लोगे ना, तो वो बैंकिंग मॉडल के अंतर्गत आता है। उसके अलावा रचनावादी जो मॉडल है ना, वो क्रिएटिविटी मॉडल है, जो क्रिएटिविटी के माध्यम से कुछ नया करने के माध्यम से सीखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी फ्रॉबेल, ऑप्शन सी किलपैट्रम या ऑप्शन डी अरस्तु। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी फ्रॉबेल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खेल शिक्षण विधि के जो प्रतिपादक है ना, वो फ्रॉबेल हो जाएगा। और फ्रॉबेल जो है वो किंडरगार्टन का भी ना प्रतिपादन किया था। ठीक है, जो किंडरगार्टन विधि है, जो स्कूल है ना, उसका भी प्रतिपादन किया था। उसके अलावा खेल शिक्षण विधि का भी किया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा तो किलपैट्रम के बारे में पता होगा ना, किलपैट्रम जो है ना वो प्रयोग विधि के जनक है। क्या? तो किलपैट्रम जो है वो प्रयोग विधि के जनक है, आप लोगों को पता होगा ना। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी अरस्तु ने ना आगमन पद्धति और निगमन पद्धति दिया था। ठीक है, मतलब आगमन पद्धति और निगमन पद्धति के जो जनक है ना वो अरस्तु है, ये आप लोगों को याद रखना है इन तीनों के बारे में। ठीक है, उसके बाद ना ये जो सुकरात है ना, उसके बारे में याद नहीं आ रहा उसने क्या दिया है, बाद में याद आएगा आगे में ना, तो आप लोगों को बता दूंगा। तो खेल शिक्षण विधि के जो जनक है ना वो फ्रॉबेल है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण को प्रभावित करने वाले शिक्षक की अभिवृत्ति खालिस्तान पक्ष से संबंधित है। ऑप्शन ए भावात्मक पक्ष, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन सी सामाजिक पक्ष या ऑप्शन डी मनोगत्यात्मक पक्ष। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए भावात्मक पक्ष करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षण को प्रभावित करने वाले शिक्षक की अभिवृत्ति खालिस्तान पक्ष से संबंधित है। तो शिक्षण मतलब पढ़ाने के जो तरीका है, जो ढंग है, जो विधि है ना, उसको प्रभावित करने वाले जो शिक्षक की अभिवृत्ति है, जो कारक है ना, वो भावात्मक पक्ष हो जाएगा। अगर मान के चलो एक जो शिक्षक है वो पढ़ाने के दौरान अगर कहीं भावात्मक हो जाएगा, मतलब इमोशनल हो जाएगा, तो प्रभावित होगा ना जी पढ़ाई। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 38 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल समाहित है? ऑप्शन ए श्याम पट लेखन, ऑप्शन बी प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी व्याख्यान करना या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल समाहित है? तो शिक्षण कौशल जो समाहित है, मतलब पढ़ाने का जो कौशल है ना, जो अच्छा तरीका है ना, वो श्याम पट लेखन में भी उसमें समाहित है, प्रश्न पूछना में भी होता है और व्याख्यान करना में भी होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को पढ़िए। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप खालिस्तान तथा खालिस्तान है। ऑप्शन ए सक्रिय एवं सामाजिक, ऑप्शन बी निष्क्रिय एवं सामाजिक, ऑप्शन सी निष्क्रिय एवं साधारण या ऑप्शन डी सक्रिय साधारण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है सक्रिय एवं सामाजिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीएफ 2005, एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार सीखने का स्वरूप सक्रिय तथा सामाजिक होता है। क्या? तो सीखने का जो स्वरूप है ना वो सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, और सामाजिक मतलब सोशल टाइप से भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू आप लोगों का क्लास लाऊं ना, तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका जो मैसेज है वो मिल पाए। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।